नमस्कार, मैं सुरजीत ठाटी। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका सुरजीत ठाटी ऑफिशियल पर। रियल कंपटीशन क्लासेस की ओर से ये क्लास प्रस्तुत की जा रही है। तो आज हम चर्चा करेंगे भूकंप पर। भूकंप कैसे आते हैं, इनके बनने के कारण कहाँ-कहाँ आते हैं, आने की संभावना कहाँ ज़्यादा रहती है, भूकंप से होने वाले नुकसान, इन सभी तथ्यों पर बात करेंगे और अंत में जाकर इसके सभी प्रश्न लगाएंगे जो आज तक पूछे गए हैं। जो अब सूचना ये है आपके लिए कि जो हमारी यूट्यूब पर जो क्लास चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें 7वीं क्लास है ये, इससे पहले की क्लासों को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सुरजीत ठाटी ऑफिशियल पर जाएं और सर्च करें और वहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाएं वर्ल्ड ज्योग्राफी, और ऐसे ही कई प्रकार की वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी आपको जिनमें भिन्न-भिन्न प्रकार की आप विषय पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं अब। भूकंप पृथ्वी की बाहरी परत में अचानक हलचल से पैदा होने वाली ऊर्जा का नतीजा है। ये ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर भूकंपी तरंगें पैदा करती हैं। ये तरंगें पृथ्वी को हिलाती हैं और डुलाती हैं और झकझोरती हैं, उन्हें विस्थापित करती हैं। भूकंप को कभी-कभी या फिर भूकंप के झटके भी कहा जाता है। भूकंप पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकालने की वजह से पैदा होने वाली तरंगें हैं। ये तरंगें सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, पृथ्वी को कंपित कर देती हैं। भूकंप से पैदा होने वाली तरंगों को भूकंपी तरंगें भी कहा जाता है। इसे हम सिस्मोग्राफ से मापते हैं। भूकंप के कुछ मुख्य कारण हैं जिससे भूकंप आता है, जैसे भूगर्भीय दोष, भारी मात्रा में गैस का प्रवास होना, पृथ्वी के भीतर मुख्य रूप से गहरी मीथेन का बनना, या ज्वालामुखी का फटना, तभी भूकंप आता है। या भूस्खलन, जैसे कहीं हिमालय या कहीं उत्तराखंड वगैरह ऐसी जगहों पर भूस्खलन हो जाता है तो उससे धरती का हिलना ही तो भूकंप है। तो सबसे लास्ट ऑप्शन है कि नाभिकीय परीक्षण, जैसे कहीं कहीं परमाणु टेस्टिंग होती है, परमाणु बम की टेस्टिंग होती है, तो वहाँ पर भूकंप जैसे झटके आते हैं। जैसे हमने पोखरण में एक बार टेस्टिंग की थी तो पाकिस्तान तक झटके गए। पाकिस्तान ने कहा कि भूकंप आया है, बाद में मालूम पड़ा भूकंप नहीं भूचाल आया है, वो भी भारत की तरफ से, कि पोखरण में परमाणु परीक्षण सफल हुआ। तो ये नाभिकीय परीक्षण की वजह से भी भूकंप आ जाते हैं। भूकंप आने के कारण और हो सकते हैं हिमखंडों के खिसकने से, पृथ्वी की प्लेटों के असंतुलन से, पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने और टकराव के कारण भी ये भूकंप के झटके लगते हैं। अब ये पृथ्वी के झटके टेक्निज्म क्या होता है, मतलब ये पृथ्वी की प्लेटों का खिसकना क्या होता है, तो मैं बताऊं, जो हमारा भारत, ये जो प्रायद्वीप भारत आप बोलते हैं, ये नीचे वाला जो भारत है वो प्रायद्वीप भारत, ये कभी अफ्रीका का भाग हुआ करता था। वहाँ से ये टेक्निज्म हुआ, वहाँ से दरार पड़ी पृथ्वी में और वहाँ से ये इस साइड चलने लगा। यहाँ पर पड़ता था टेथिस सागर, टेथिस सागर से लेकर यहाँ पर लगता था अंगोरा लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड अंगोरा लैंड से टकराया और टकराने से यहाँ पर हिमालय का निर्माण होता है। और चलो ये टॉपिक हम पहले पढ़ा चुके हैं, छोटी सी हिंट दे दी। मतलब जो टेक्निज्म होता है, प्लेटों को दरार पड़ना और फिर उनका आपस में टकराना, तो वो भी एक भूकंप का कारण बन जाता है। तो कई मुख्य कारण हुए इसके। आगे हम बात करेंगे ये आता कितनी तरंगों में है, तो इसकी 3 तरंगें निकलती हैं। 3 टाइप होते हैं इसके, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग, पी फॉर प्राइमरी वेव्स, पी तरंग को हम प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। ये भूकंपी तरंगें सबसे तीव्र गति से चलती हैं और एपी सेंटर पर सबसे पहले पहुंचती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं उससे पहले कि एपी सेंटर होता क्या है। ये है हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी के ऊपर ये रही हमारी जमीन के नीचे यहाँ पर आया भूकंप। तो यहाँ से इस जगह पर सीध को जो यहाँ से जब यहाँ से जो मूल केंद्र है, ये इसे कहते हैं फोकस। मूल केंद्र से जो ऊपर वाली जगह होती है उससे बोलते हैं हम एपी सेंटर, उससे बोलते हैं हम एपी सेंटर। तो वही बात कह रहा है वो कि भूकंपी तरंगें सबसे तीव्र गति से चलती हैं और एपी सेंटर पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इनकी गति 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये तरंगें सॉलिड, लिक्विड दोनों माध्यम में गति कर सकती हैं। पी तरंगें प्राइमरी वेव्स होती हैं तो ज़्यादा मतलब झटके नहीं देती क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो झट से निकल के चली जाती हैं। उसके बाद दूसरी तरंगें होती हैं एस तरंगें। थोड़ी इनसे ये खतरनाक होती हैं क्योंकि ये थोड़ी धीमे धीमे हिलाते जुलाते निकलती हैं। तो जो एस तरंगें की बात करें तो इन्हें सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। ये तरंगें सिर्फ सॉलिड यानी ठोस माध्यम में ही गति करती हैं, लिक्विड में माध्यम में गति नहीं कर पाती। इनकी गति थोड़ी एस वेव से पी वेव से कम होती है, 6 से 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो ये थोड़ा नुकसान पहुंचाती हैं, इतना नहीं जितना एल तरंगें पहुंचाती हैं। एल तरंगें लॉन्ग पीरियड वेव्स होती हैं जो सर्विस
वेव कहा जाता है। ये तरंगें एपी सेंटर पर सबसे आखिरी में पहुंचती हैं, तब तक सब कुछ तबाह कर चुकी होती हैं। तब तक ये सब कुछ तबाह कर चुकी होती हैं, हिलाते डुलाते मध्यम मध्यम चलती जाती हैं। तो जो रास्ते में पड़ता है उसको ऐसे झकझोरते निकलती हैं। देखो ऐसे 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 जाती हैं। तो हालत इनकी, तो एल तरंगें पी और एस तरंगें पुश करते हुए आगे बढ़ती हैं, जबकि एल तरंगें जिग जैग करती हुई आगे बढ़ती हैं। तो इनकी हालत ये कर देती हैं जमीन की। तो इन तरंगों की बात करें तो सबसे घातक रही हमारी एल तरंगें। भूकंपी तरंगों की तीव्रता को जिस यंत्र से नापा जाता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। तरंगों की तीव्रता को कई स्केल पर नापा जाता है, जैसे रिएक्टर स्केल और रॉसी फेरल स्केल। दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम रिएक्टर स्केल की। तो ये परिणाम मापने की स्केल है जिसके अंतर्गत भूकंप के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को देखा जाता है। इसमें 0 से 9 तक की इकाइयाँ लिखी होती हैं। यह एक लघु गुणक स्केल है जिसमें एक इकाई बढ़ने पर उसकी ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है। यह मात्रात्मक स्केल है। आजकल उच्च परिमाण के भूकंप मापने के लिए मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल यानी MMS का यूज किया जाता है। अब बात कर रहे थे हम रिएक्टर स्केल की। तो मैंने जैसे कहा था 10 गुना इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे पहली स्केल में इसकी कितनी है, 6 से 20 किलोग्राम। जब दूसरे पैमाने पर आया तो 600 ग्राम, तीसरे 20,000, चौथे पर 60,000, पांचवें पर 2 लाख। मतलब ऐसे जाते हैं। जब 9वीं आते हैं तो ट्रिलियन में पहुंच जाती है इसकी व्यवस्था। तो इसकी बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है। दूसरी मैंने बताई थी मर्केली स्केल। तो इस स्केल के अंतर्गत भूकंप की तीव्रता को देखा जाता है तथा इसमें विनाश आघात कितना हुआ है वह मापा जाता है। इसमें 1 से 12 तक इकाइयाँ होती हैं जिन्हें हम रोमन आंकड़ों में लिखते हैं और ये एक गुणात्मक स्केल है। आजकल संशोधित मर्केली स्केल का उपयोग किया जाता है, जैसे MMS जो मैंने अभी बताया था। रिएक्टर स्केल पहले चलती थी और अब जो नई आई है वो MMS आई है। अब ये रिएक्टर स्केल क्या है, जिसमें पहले वाला बताएगा तो इसे नॉट फील्ड, दूसरा माइनर रहता है, तीसरे तक दूसरे तीसरे तक के बीच में माइनर रहता है, 4 से 5 के बीच में रहता है स्मॉल, और 5 से 6 मॉडर्न, 6 से 7 स्ट्रॉन्ग और 7 से 8 मेजर रहेगा, 8 से 9 तक बहुत ज़्यादा घातक रहेगा। अच्छा, भूकंप के प्रकार तो कार्ड के आधार पर, अपकेंद्र की गहराई के आधार पर, स्थिति के आधार पर भूकंप बन सकते हैं। जैसे मैं कहूँ भूकंपों का वर्गीकरण करें तो कृत्रिम भूकंप, प्राकृतिक भूकंप, स्थिति के अनुसार भूकंप। 3 तो मैंने स्थिति बताई। जो प्रकृति है तो प्रकृति में तो ज्वालामुखी फटेगी तो आएगा। उसके बाद विवर्तन की भूकंप, मतलब भूस्खलन के कारण, या प्लेटोनिक भूकंप, या कोई टेक्नियम होता है प्लेटें टकराती हैं, या संतुलन मूलक भूकंप। ऐसा हो जाता है कहीं कहीं पहाड़ काट दिए जाते हैं जहाँ पर बैलेंस था, और कहीं दूसरी जगह पहाड़ पहुँचा दिए जाते हैं। जैसे हम कहीं कहीं पहाड़ हैं तो वहाँ से पत्थर लाकर सड़कें बिछा दी जाती हैं तो ज़मीन हल्की हो जाती है, तो उस डिसबैलेंस हो जाते हैं। ये तो हो गए प्राकृतिक। तो बात करें हम कृत्रिम की, तो कृत्रिम में क्या है, मानवीय क्रियाओं को जनित, मतलब जैसे कहीं परमाणु परीक्षण कर रहे हैं हम, या कोई कहीं ऐसी माइनिंग कर रहे हैं हम, जैसे कहीं पहाड़ों में पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं तो कहीं माइनिंग लगा देते हैं, वहाँ पर RDS लगाकर उस पहाड़ को उड़ाते हैं। तो ऐसी जगह पर ये भी भूकंप कृत्रिम हो गया। प्राकृतिक तो जो नेचुरल पृथ्वी अपने हिसाब से करती है उस हिसाब से। स्थिति के अनुसार भूकंप कैसे बनते हैं, तो स्थलीय भूकंप और समुद्रिक भूकंप 2 होते हैं। एक तो स्थल पर आते हैं और दूसरे समुद्र में आते हैं। जो समुद्र में आते हैं वो सुनामी का रूप लेते हैं, जो स्थल पर आते हैं वो जमीन को हिला के फेंक देते हैं। तो 3 प्रकार हमने भूकंप के प्रकार पढ़े। एक तो हमने पढ़ा कृत्रिम, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा स्थिति। स्थिति में 2 थी, स्थलीय, एक समुद्री, और जो प्रकृति थी उसमें हमारी 4 थी, ज्वालामुखी, विवर्तनिकी, संतुलन मूलक और प्लेटोनिक। और जो कृत्रिम था उसमें एक ही है, मानवीय ऐसी क्रियाएं जिसके प्रकार पृथ्वी झटका खा जाए। अच्छा, हम बात करेंगे पूरे विश्व को 3 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जैसे बात करेंगे हम मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य महाद्वीप पेटी, और तीसरी है प्रशांत महासागरीय पेटी, जो सबसे ज़्यादा भूकंप यहाँ पर पैदा होते हैं। इसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी भी यहीं पर सबसे ज़्यादा आते हैं। जब ज्वालामुखी आएंगे तो ज्वालामुखी फूटने से पहले भूकंप आना अनिवार्य है। तो सबसे ज़्यादा दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के पश्चिम और एशिया के पूर्व, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व के बीच में जो सागर पड़ता है उसका नाम है प्रशांत महासागर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भी है। तो प्रशांत महासागर पेटी में सबसे ज़्यादा 63% भूकंप देखने को मिलते हैं। उसके बाद में
जो मध्य महाद्वीप पेटी है, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को तीनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर जैसे भूमध्य सागर भी पड़ता है, कैस्पियन सागर भी पड़ता है, मध्य सागर भी पड़ता है। यहाँ पर आसपास देखने को मिलेंगे आपको 21%, जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल बेल्ट है। तीसरी है सबसे छोटी मध्य अटलांटिक पेटी, जो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के पूर्व और यूरोप अफ्रीका के पीछे, मतलब अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में, जो समुद्र में जो आपने देखे होंगे यहाँ पर जो लोकेशन है, यहाँ पर जो ये वेस्ट इंडीज के ये भी टापू बने होंगे ज्वालामुखी से, यहाँ पर छोटे छोटे से आइलैंड हैं यहाँ पर भी। तो ये सब कैसे बने? ज्वालामुखी से। या ज्वालामुखी फूटे होंगे तो भूकंप भी आ रहा होगा। अब वो ज्वालामुखी नीचे से अब तक झटके देते हैं, तो अभी भी यहाँ पर झटके महसूस होते हैं, उनको ही तो हम भूकंप कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा झटके हमें महसूस होते हैं प्रशांत महासागर इस पेटी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आइलैंड इसी पेटी में है। और उसके बाद आइलैंड मिलेंगे तो तुम्हारे अटलांटिक मिलेंगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ जो टेक्नियम होता है वो हिमालय जैसी यहाँ पर संरचना है, जैसे आल्प्स पर्वत यहाँ मिल जाता है, तो ऐसी जो पर्वतमाला है। उसके बाद यहाँ पर भूमध्य सागर भी है, तो इस हिसाब से यहाँ पर भूकंप के हमें झटके देखने को मिलते हैं। तो पूरे विश्व को हमने 3 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में, उसके बाद मध्य महाद्वीप पेटी, और तीसरा सबसे छोटा मध्य अटलांटिक पेटी। क्लियर? आगे चलें। तो ये जोन है हमारे, हम बात करेंगे अपने भारत में भी आते होंगे। तो हमारे भारत देखो, जो सबसे लाल लाल दिख रहा है वो 5वीं स्टेज पे। मैंने एक आपको देखी थी मर्केली स्केल बताई थी, जैसे हमने कहा था, हमने रोमन गिनती में लिखा है। तो रोमन गिनती में जोन 5 में जो आपको दिख रहे होंगे रेड वाले, वो इलाका हमारा जोन 5 है। जोन 4 है वो हल्का पीला होगा, गहरा पीला होगा, और जो हल्का पीला है वो जोन 3 है। आप अपनी लोकेशन देख सकते हैं, भारत में कहाँ के निवासी हैं। जोन 2 है वो सुरक्षित है पूरी तरह से, इसमें लो रिस्क के जोन है, इसमें कुछ नहीं, हल्के से झटके से आ सकते हैं लेकिन कुछ है नहीं। लेकिन जोन जो 3 है उसमें मॉडरेट रिस्क है, मतलब खतरा हो भी सकता है, नहीं भी। और जोन 4 है वो हाई रिस्क है, जो जोन 5 है तो वेरी हाई है। तो उस हिसाब से ये उन्होंने रोमन गिनती में 11 तक बनाए हैं। तो ये हमारे भारत के जो वो है भूकंप का नज़रिया वो बताया गया है। अब भूकंप हो गया हमारे ख़त्म। उसके बाद हम करेंगे बात सुनामी की। सुनामी कैसे आती है? तो सुनामी का एक कारण है, जैसे मैंने बात कहा कि भूकंप अगर स्थल पे आता है तो ज़मीनों को डैमेज पहुंचाता है। अगर वो समुद्र में आए तो किसको डैमेज पहुंचाएगा? पानी को। अब पानी, जैसे भूकंप यहाँ से तरंगें उठती हैं, जैसे यहाँ पर तरंगें उठी, यहाँ पर भूकंप आया तो एपिसेंटर बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ से आया तो उसने कंपित किया किसे? पानी को। अब वो पानी कंपित होकर कहाँ पर टकराया? स्थल से। अब स्थल से टकरा कर वो पानी कैसा हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। मतलब जैसे ही उससे टकराएगा तो पानी इस प्रकार बाउंस हो जाएगा, और बाउंस होकर यहाँ पर किसको, यहाँ पानी किस पे फ्लो कर देगा? सड़कों पर, शहरों में पानी ऊपर आ जाएगा। इसी से कहते हैं सुनामी। अब जैसे ये मैंने 5 इमेजों का एक कलेक्शन दिया है। सबसे पहले की इमेज है बिल्कुल साफ है, फिर थोड़ा पानी बढ़ा और बढ़ा, मतलब पानी इतना बढ़ गया कि वहाँ के जो समुद्र में जो जहाज थे उस सब के सब रोडों पर आ गए। यह सुनामी का क्या है? जो सुनामी जो शब्द है, इसका जो नाम लिया गया है वो जापानी भाषा से लिया गया है। जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तट पर आने वाली समुद्री लहरें। समुद्र के अंदर जमीन खिसकने या ज्वालामुखी के फटने के कारण महासागर में उत्पन्न होती हैं सुनामी। समुद्र के अंदर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण बन जाता है। अगर ज्वालामुखी फटता है फिर भी कंपित होगा पानी, अगर भूकंप आता है फिर भी कंपित होगा, अगर उसके अंदर जमीन की टेक्नियम भी होता है फिर भी ये कंपित होगा, और कंपित पानी होगा तो किसी न किसी तट पर टकराएगा। जब टकराएगा तो फिर वहाँ पर ज्वालामुखी का रूप ले लेगा। ये था सुनामी। अब कुछ क्वेश्चन है हमारे जो हमने जो अध्ययन किया है उस हिसाब से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो उसे आप आंसर लगाएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप आंसर लगाएंगे। आप नहीं आता तो मैं तो हूँ ही। तो पहला क्वेश्चन है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा PSL। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए किसको? तो उसका सही आंसर हो जाएगा किसी भवन की ऊंचाई, या अंतरिक्ष यान का वेग, समुद्र की गहराई, या भूकंप की तीव्रता। तो सही आंसर इसका होना चाहिए भूकंप की तीव्रता। ये पूछा गया है PSL सन 2002 में और SSC 2015 में। अगला क्वेश्चन है, इन निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो मैंने अभी बताया था ये शब्द जापान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिस्मोमीटर मापता है हृदय की गति, पेड़ों की ऊंचाई, भूकंप की तीव्रता, या इनमें से कोई नहीं।
तो पेड़ों की ऊंचाई हृदय की गति से कोई मतलब नहीं है। सही आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? तो मैंने जैसे बताया, भूकंप के नीचे मूल केंद्र यानी फोकस, और उसके जस्ट ऊपर क्या कहेंगे उसे? एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण है ज्वालामुखी, समुद्र के अंदर भूकंप या चक्रवात। तो सही आंसर इसका हो जाएगा समुद्र के अंदर भूकंप। ये भी नहीं होता तो फिर ज्वालामुखी बनता, बस। ठीक है, तो सही आंसर अभी हमें दिख रहा है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का कारण होता है क्या? तो इन तीनों में हमें देखना है क्या है। तो इसमें है टेक्टोनिज्म, मतलब विवर्तन की, मतलब क्या है कि दो प्लेटों का टकराना, खिसकना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूगर्भ जिसे स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहते हैं, उसे हम कहेंगे फोकस यानी भूकंप केंद्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भूकंप में धरातली सरफेस तरंगें होती हैं? तो इनमें से कौन सी भूकंप में धरातली सरफेस तरंगें, मतलब जो पृथ्वी को मतलब समतल को, धरातल को हिलाते हुए निकले जिगजैग रूप में, वो तो सबसे लास्ट में आएंगी PSFL। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो मैंने अभी बताया था 63% प्रशांत महासागर पेटी में। तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपी तरंगें कौन सी हैं? तो तरल पदार्थों से एस रे निकलती जो कि ठोस से जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि हो जाती है? तो सबसे ज्यादा गैस निकलती है रेडॉन, सबसे पहले निकलती है रेडॉन, जो बता देती है कि पीछे से भूकंप आने वाला है, खतरा है, सावधान हो जाओ। अगला क्वेश्चन है, तुर्की में आए भूकंप के मद्देनजर भारत द्वारा तुर्की की मदद के लिए चलाए गए मिशन का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की अधिकतम तीव्रता कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.8। यह सही आंसर हो जाएगा 7.8, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का परिमाण अधिकतम कितना हो सकता है? तो मैं बता चुका हूँ इसे, ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 तक गिनता है और 10 गुनी ताकत लेके बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, तुर्की का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका अपने नाम बदल दिए हैं भाई साहब ये, तो इन्होंने कर लिया अपना नाम तुर्की, को चर्चा में लाया अभी। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मूल के ऊपर स्थित धरातली बिंदु को क्या कहा जाता है? इसे हमने अभी डिस्कशन किया था, एपिसेंटर। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः भूकंप में भूकंप मूल की स्थिति धरातल से कितनी गहराई तक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 0 से 50 किलोमीटर तक हो सकती है, और इसके बाद नहीं काम करती, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भूकंप में धरातली तरंगें होती हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा एल तरंगे। धरातली तरंगे मतलब पानी में नहीं, सबको खिसका के सरफेस तरंगे जिसे बोलते हैं, जिगजैग फॉर्म में चलती है। अगला क्वेश्चन है, समान भूकंपी तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है समभूकंप रेखा। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दीर्घ पृष्ठीय तरंगें यानी कि एल तरंगें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, भारत को भूकंपी क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो मैंने बताया था अभी, इसका सही आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक 65% भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रशांत, कहाँ गया, परे प्रशांत कटिबंध क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल की खोज किसने की थी? ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स फ्रांसिस रिचर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंप उत्पत्ति केंद्र को क्या कहा जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा हाइपोसेंटर या सिस्मिक सेंटर, अंदर वाले को, ऊपर वाला एपिसेंटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूकंपी तरंगों का मापन किस उपकरण द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा
सिस्मोग्राफ, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता डैश पर मापी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिएक्टर स्केल पर। अगला क्वेश्चन है चार्ल्स फ्रांसिस रिचर ने रिएक्टर स्केल की खोज कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1935 में। अगला क्वेश्चन है भारत में डैश क्षेत्र को भूकंप के लिए सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्कन क्षेत्र, यानी दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। चलो नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ अनुचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीड ने। अगला क्वेश्चन है भूकंप का कारण है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, टेक्निज्म। इनमें से सब, क्योंकि अदनाच्छदन, भूगोड़न, भूपरिवर्तन नहीं, सबसे अच्छा हो जाएगा बी, भू टेक्निज्म। अगला क्वेश्चन है बेतलीय भूकंप भूगर्भ में कितनी गहराई पर उत्पन्न होते हैं? तो ये तो रटा मारने वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 300 से 720 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन है मर्केली स्केल के अंतर्गत भूकंप तीव्रता को कितनी इकाइयों में बांटा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 12। जैसे कि मैं पीछे आप प्रीवियस जाके उसमें फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और कोशिश करें जब भी क्लासेस को देखें तो दोबारा जरूर देखें, चाहे 4 दिन बाद देखें तो दोबारा जरूर देखें, क्योंकि फिल्में भी पहली बार समझ में नहीं आती तो ये क्लास कैसे समझ में आएगी। ऑफलाइन थोड़ी नहीं है भाई, ऑफलाइन का अलग आनंद होता है, ऑनलाइन का अलग आनंद होता है, क्योंकि न होने की व्यवस्था ऑनलाइन व्यवस्था है और ऑफलाइन तो फिर अलग ही चीज़ है। अगला क्वेश्चन है इटली के वैज्ञानिक मर्केली ने किस वर्ष भूकंप मापक मर्केली स्केल का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1931। अगला क्वेश्चन है भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन भूकंप में रिएक्टर पैमाने को हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले कितना गुना डैश गुना ज़्यादा ताकतवर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 गुना। हम चर्चा कर चुके हैं, हर टॉपिक हर क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं हम बातों में। अगला क्वेश्चन है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो सही आंसर हो जाएगा भूकंप। अगला क्वेश्चन है रजब तैयब एर्दोगन वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, पिछले साल यहीं पर आया था सबसे खतरनाक भूकंप, जिसमें हमने ऑपरेशन दोस्त भेजा था। ये हमसे दोस्ती नहीं रखता, लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम में हैं, हम विश्व को परिवार समझते हैं। हमने ऑपरेशन दोस्त यहाँ पर मिशन भेजा था। इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की, क्योंकि तुर्की का नाम भी बदल दिया इसने, तुर्की कर दिया है। अगला क्वेश्चन है अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा सुनामी, क्योंकि भूसागर के अंदर भूकंप आए उसे हम सुनामी का रूप ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हम विदाई लेंगे। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा इसका सबभूकंप रेखा। तो विदाई के रूप में आप हमें लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, और अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो आप सब्सक्राइब बनिए, क्योंकि आप सब्सक्राइबर बनेंगे और लोगों को बनाएंगे, इससे हमारे हाथ मजबूत बनेंगे, और मजबूत हाथों से हम मजबूत कंटेंट बनाएंगे, और मजबूत कंटेंट आपको मजबूती तैयारी कराएगा, और मजबूती तैयारी आपको अच्छे भविष्य का निर्माण कराएगी, यानी कि गवर्नमेंट नौकरी। तो धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, थैंक यू।